एक बात कान खोल कर सुन लीजिए माँ जी, अगर आपने दोबारा सुरभि को इस घर में बुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देती हूँ। लेकिन बहू, सुरभि मेरी बेटी है, कोई गैर थोड़ी ना है जो इस घर में नहीं आ सकती। बेटी होगी आपकी, इसलिए अगर आपको अपनी ममता दिखानी है तो उसे अपने घर में बुलाइए, मेरे घर में बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गई आप? क्या कहा बहू? तेरा घर? हाँ हाँ हाँ, मेरा घर। और जोर से बोलू बहू, आकाश मेरा भी बेटा है और ये घर आकाश ने खरीदा है, इसलिए मैं माँ होने के नाते इस घर में कुछ तो हक रख ही सकती हूँ ना। हाँ हाँ, बड़ी आई घर पर हक रखने वाले। सुनिए सासू माँ, शादी होने के बाद किसी भी लड़के के लिए उसके जीवन में उसे किसी भी परिवार के सदस्यों से ज्यादा उसकी पत्नी की महत्ता होती है, इसलिए ज्यादा चुपड़ चपड़ ना ही करे तो अच्छा है। और इस बूढ़े होते हुए शरीर को 2 रोटी मुफ्त में बैठे बैठे मिले, यही कम नहीं है। कामिनी की बातें सुनकर आज सावित्री जी का दिल भारी हो गया था। सावित्री के 2 बच्चे थे, एक मोहन और एक सुरभि। मोहन से सुरभि 5 साल छोटी थी और जब मोहन 7 वर्ष का हुआ, उसी समय उसके पिताजी की मृत्यु सड़क हादसे में हो जाती है। सावित्री जी एक अच्छे परिवार की बहू थी, लेकिन कहते हैं ना, जब संकट आती है तो चारों तरफ से एक ही बार आती है। सावित्री जी के साथ भी यही हुआ। उनके ससुराल वालों ने बेईमानी करके बच्चों सहित घर से निकाल दिया और पूरी संपत्ति हड़प ली। सावित्री जी अपने बेटे आकाश और बेटी सुरभि को गोद में लिए हुए अपने भाई के घर जाकर रहने लगी, लेकिन वहां भी भाभी के बार बार सामने से मिलती ताने की वजह से एक दिन घर छोड़कर चली गई। अब सावित्री जी के सामने 2 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी आ गई, जिसे पूरा करने के लिए सावित्री जी ने एक ढाबे पर जूठे बर्तन धोने का काम पकड़ लिया। समय पर पैसे और दोनों टाइम भोजन ढाबे की तरफ से दे दिए जाने लगा। सावित्री जी ने इतने कष्टों में भी आकाश को स्कूल भेजना नहीं छोड़ा था और आकाश भी अपनी माँ को जूठन धोते देख अंदर ही अंदर घुटता रहता, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। एक दिन ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारी ने बदनीयती से सावित्री जी को अकेला पाकर जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सावित्री जी के चीख पुकार के कारण वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने उनकी मदद की और उस कर्मचारी की जमकर पिटाई करके पुलिस के हवाले कर दिया था। आकाश को यह बात पता चल गया, लेकिन आकाश की अभी उम्र नहीं थी कि कमा सके। धीरे धीरे समय बीतता गया और आकाश के साथ साथ सुरभि भी स्कूल जाने लगी थी। आकाश स्कूल पास करके कॉलेज चला गया और साथ में कुछ बच्चों के घर घर जाकर ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दिया। तभी उसकी बहन ने अपने घर, जो कि सागर ने किराए पर एक झुग्गी ले रखा था, उसी में छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दी और सावित्री जी ने सिलाई का काम घर पर शुरू कर दिया था। कुल मिलाकर जिंदगी सुधरने की ओर कदम बढ़ा चुकी थी। एक दिन सावित्री ने आकाश से कहा, आकाश बेटा। हाँ माँ, क्या हुआ? बेटा ध्यान से सुनो, सुरभि अब बड़ी हो गई है, उसने इंटरमीडिएट भी पास कर लिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि किसी तरह से इसके हाथ पीले कर दूँ। आकाश भी अपनी माँ की इच्छा के साथ था, इसलिए उसने अपनी बहन की शादी करने के 1 साल बाद ही आकाश की सरकारी नौकरी एक अच्छे पोस्ट पर लग गई और वह झुग्गी से निकलकर एक अच्छा सा जगह देखकर वहां किराए पर 2 कमरों का एक घर लेकर अपनी माँ को वहां शिफ्ट करके खुद अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और आकाश अपना खुद का मकान खरीद लेता है। मकान खरीदने के बाद आकाश की शादी कामिनी से हो जाती है। शुरू शुरू में कामिनी ने घर को अच्छे से संभाला
लेकिन इधर कुछ दिनों से कामिनी को अपने पति की कमाई पर घमंड होने लगा था, जिसे वह अपने सिवा किसी पर खर्च नहीं करना चाहती थी। सुरभि अपनी माँ और भाभी से मिलने आ जाया करती थी तो सावित्री जी उसे जाते समय कुछ न कुछ दे दिया करती थी, क्योंकि सुरभि के पास अभी भी सीमित आय थी जो वो खुद से ट्यूशन पढ़ा कर जमा करती। वहीं उसका पति अभी भी नौकरी करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था। आज फिर सुरभि का अपने माँ के घर आना हुआ तो माँ ने सुरभि को विदा करते समय झोला भर कर सामान देना कामिनी को खटक गया, इसलिए कामिनी सावित्री जी से बदतमीजी कर बैठी थी। कुछ देर उदास बैठे रहने के बाद सावित्री जी ने कामिनी के बार बार किए जा रहे इस बर्ताव से छुटकारा पाने के लिए एक निर्णय लिया और एक थैली में अपनी जरूरत का सामान लेकर बिना कामिनी को बताए घर से निकल गई। इधर कामिनी शाम तक अपनी सास को घर न आते देख हड़बड़ाती है। पता नहीं यह बुढ़िया कहाँ जाकर मर गई, अभी तक आई नहीं। समय बीतता गया और सावित्री जी को 12 दिन से ऊपर हो गए थे। तभी घर में बिना बताए उनका बेटा आकाश छुट्टी पर आता है और घर के सभी सदस्यों के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आता है, जिसमें उसकी बहन तथा बहन के पति के लिए भी कुछ रहता है और साथ कामिनी के लिए भी। कुछ देर बीत जाने के बाद आकाश कामिनी से पूछता है, कामिनी माँ कहाँ है, मुझे क्या पता। कामिनी के जवाब देते ही, इसका क्या मतलब है कामिनी, माँ घर से बाहर गई है तो तुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा, वो पिछले 12 दिनों से घर नहीं आई। कामिनी बोली, क्या बकवास कर रही हो कामिनी। आकाश गुस्से में चिल्लाया, हाँ मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। 12 दिन पहले मैंने सुरभि को घर बुलाने के लिए मना किया था, क्योंकि वह जब भी आती थी माँ घर से कुछ न कुछ सामान निकाल कर सुरभि को दे देती थी, इसलिए मैंने मना किया था तो मुझे बिना बताए घर से बाहर निकल गई। अरे बेवकूफ़ औरत, तुमने मुझे बताना भी उचित नहीं समझा। आकाश ने कामिनी को बीच में टोकते हुए बोला, मैं नहीं चाहती थी कि किसी वजह से आप बेवजह परेशान हो। किसी की वजह से? अरे ओ माँ है हमारी, समझ आया तुझे। मोहन गुस्से से जल रहा था। अगर मेरी माँ नहीं मिली तो मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, कहता हुआ मोहन घर से निकल गया और सीधे अपनी बहन के घर जाकर पहुंचा, जिसे देखकर सुरभि बहुत खुश हुई। लेकिन तभी आकाश रोते हुए पूछता है, सुरभि क्या माँ तेरे पास आई है? नहीं भैया। लेकिन माँ गई कहाँ? भैया मुझे नहीं पता। आकाश और सुरभि के पति मिलकर जहाँ तक संभव हो सकता था ढूंढने का प्रयास कर लिया, लेकिन सावित्री जी का कहीं पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद कुछ लोग कामिनी के घर आए और कामिनी को घर के कागज दिखाकर घर खाली करवा लिया, क्योंकि आकाश ने कामिनी को बताए बिना घर बेच दिया और खुद अपनी पोस्टिंग दूसरे जगह करवा लिया। सालों बीत गए, लेकिन आकाश को विश्वास था कि एक न एक दिन माँ जरूर मिलेगी, इसलिए आकाश अपनी बहन से संपर्क में रहता था। और दीपक, जिसका हेल्थ अब इंस्पेक्टर के पद पर सरकारी नौकरी लग गई थी, उसे भी माँ को ढूंढने का प्रयास करने को बोल रखा था, ताकि कहीं माँ दिख जाए तो पता लगे। इधर कामिनी के बुरे दिन शुरू हो गए। अपने ही घर से निकलने के बाद अपने भाई के घर भी ज्यादा दिन पनाह नहीं मिली उसे, इसलिए उसने सिलाई का काम पकड़ लिया और अपने खर्च खुद निकालने लगी और एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। आज कामिनी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसके थोड़े पैसों के लालच में उसका पूरा परिवार तबाह हो गया। वो कभी कभी सुरभि के घर चली जाती थी, कहीं से माँ और आकाश की जानकारी मिल सके, लेकिन सुरभि ने आकाश के बारे में जिक्र तक नहीं किया था, क्योंकि आकाश सख्त हिदायत दे रखी थी।
कामिनी को एक दिन सिलाई पर काम करते करते कामिनी बेहोश हो गई, जब तक कि वो ग्राहक जिसने कुछ सिलने के लिए दी थी नहीं आ गई। लोगों की मदद से उसे सरकारी अस्पताल में दाखिला कर दिया गया। उसके पास रहने के लिए अपना कोई परिवार नहीं था। डॉक्टर ने कुछ चेकअप करके उसे बड़े सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया और एक सेवा संस्था की मदद से उसे बड़े सरकारी अस्पताल में भर्ती कराकर उसकी मदद के लिए संस्था की तरफ से एक महिला सदस्य को वहां पहुंचा दिया गया था। जब संस्था की देखरेख में कामिनी का इलाज करने लगा, लेकिन कोई सुधार न होता देख संस्था ने उसका दाखिला एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कर दिया। संस्था की तरफ से आई महिला दिन रात उसकी सेवा करती है। एक दिन हॉस्पिटल में अचानक उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक एक दवाइयों को चेक किया जा रहा था। तभी वहां सेवा संस्था वाली महिला कामिनी के कुछ खत्म हुई दवाइयों के लिए वहां पहुंची। सहयोग से हेल्थ इंस्पेक्टर दीपक रेडमार ने आया था। अचानक अपनी सास को देखकर, माँ जी आप यहाँ। सावित्री जी अपनी दामाद को देखकर फपक फपक कर रोने लगी और दीपक ने अपनी सास को गले से लगा लिया और पूछा, माँ जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? भैया ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, यहाँ तक कि गुस्से में अपना घर बेचकर कामिनी भाभी को अकेला छोड़कर चले गए। और यह दवा आप किसके लिए ले रही हैं? पर्चा अपने हाथ में लेकर देखने लगा। कैंसर की दवा किसके लिए? सावित्री जी ने अपने दामाद का हाथ पकड़कर कामिनी के पास ले गई। अभी भी लगभग बेहोशी की हालत में थी कामिनी भाभी। हाँ बेटा, मैं एक सेवा संस्था में काम करने लगी थी, जहाँ से मुझे कामिनी की देखरेख की जिम्मेदारी मिली थी। शायद भगवान यही चाहते थे। दीपक तुरंत सुरभि को फोन करता है और सुरभि अपने भाई को फोन करके हॉस्पिटल आने को कहती है। इधर दीपक ने रेड बंद करवा दी, जिससे खुश होकर अस्पताल के मालिक ने सब कुछ जानने के बाद कामिनी के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। दीपक जी अगर कोई सेवा चाहिए तो जरूर बताइएगा। आज दीपक कुछ बोल नहीं पाया। कुछ ही देर में सुरभि हॉस्पिटल पहुंच गई और माँ के गले लिपट कर रोने लगी। शाम तक भाई भी वहां पहुंचा और माँ से लिपट कर ऐसा रोया जैसे कोई बच्चा रोता हो। माँ चलो अब घर चलते हैं, आकाश ने कहा। नहीं बेटा, कामिनी को साथ लेकर जाएंगे। माँ तुम अभी भी उसके लिए सोच रही हो? आकाश ने कहा। हाँ मैं सोच रही हूँ, क्योंकि उसे उसके किए की सजा मिल गई है बेटा, और मैं उसके लिए कोई गिला शिकवा अपने मन में नहीं रख रही हूँ। और देख, उसके साथ उसका कोई परिवार नहीं है, ना बाप ना भाई, कोई नहीं, अकेली है बेचारी, 3-4 दिनों से बेहोश। तो सोच आकाश, जब मुझे घर से बेघर कर दिया गया था तब मेरे साथ कम से कम मेरा बेटा और मेरी बेटी थी, लेकिन आज इस बेचारी के साथ कोई नहीं है। आकाश की आंखों में आंसू आ गए थे। जा बेटा, एक बार जाकर देख आ। और आकाश दौड़ पड़ा कामिनी की ओर। कुछ महीनों के इलाज के बाद कामिनी बिल्कुल स्वस्थ होकर वापस अपने सास के घर आकाश के साथ दुल्हन बनकर आई, जिसकी पहली आरती सुरभि ने उतारी, जिसके गले लगकर कामिनी रो पड़ी। तभी दूसरी आरती लेकर उसकी सास अपनी बहू की आरती उतारने को तैयार थी। तभी बहू आंखों में आंसू भर अपने सास के पांव पर झुक गई। उठ जा मेरी बच्ची, तेरी जगह यहाँ नहीं है बल्कि मेरी बाहों में है, कहकर सावित्री ने कामिनी को गले लगा लिया। उसके बाद सभी ने एक साथ मिलकर माँ को चारों तरफ से गले लगा लिया।